चलिए हम लोग जो है बेंजीन की स्टेबिलिटी देख रहे थे, इसकी जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, और इसमें हम लोगों ने साइक्लोहेक्सीन का, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन का और साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पिछली क्लास में चर्चा किए थे। आज देखते हैं हम लोग जो है, हम लोग देखेंगे बेंजीन रिंग, बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखा जाए और देखा जाए कि जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, अदर कॉन्जुगेटेड एल्कीन हैं, उनमें और बेंजीन के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या डिफरेंस है और स्टेबिलिटी इसकी किस प्रकार से है। अगर हम बेंजीन को लें, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन किया जाए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट लें, निकिल लें, प्लेटिनम लें, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर इसका हाइड्रोजनेशन किया जाए तो साइक्लोहेक्सेन हमें प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है साइक्लोहेक्सेन। अब यदि हम बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनका हम देखें अगर, तो बेंजीन का कितना होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बेंजीन का है 208 किलो जूल पर मोल होता है, 208 किलो जूल पर मोल 108 किलो जूल पर मोल। और अगर हम जो है तीन साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखें, 3 इंटू साइक्लोहेक्सीन, तो साइक्लोहेक्सीन के एक में अगर एक डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सीन को हम देखें तो उसका 120 किलो जूल पर मोल होता है। और अगर साइक्लोहेक्सीन में एक डबल बॉन्ड होता है, यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, तो अगर हम साइक्लोहेक्सीन का 3 टाइम्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ले ले 3 टाइम, तो ये हो जाता है 359 किलो जूल पर मोल। ये होता है 359 किलो जूल पर मोल, इसका ये है। अब अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो 151 किलो जूल पर मोल आता है और यही रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। दोनों का डिफरेंस 151 किलो जूल पर मोल, और यही क्या है, ये रेजोनेंस एनर्जी है, एनर्जी है बेंजीन की। बेंजीन की इतना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। बेंजीन का हाइड्रोजनेशन करें तो साइक्लोहेक्सीन के 3 टाइम्स, साइक्लोहेक्सीन के हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का 3 टाइम्स करें तो इतना आता है, और इसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 151 किलो जूल पर मोल लेस है। इसका मतलब कि इसके पास लेस एनर्जी है, तो ये मोर स्टेबल है। अब अगर हम चाहें रेजोनेंस के आधार पर देखें तो रेजोनेंस के आधार पर एक डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड का रेजोनेंस होता है तो केवल 8 किलो जूल पर मोल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बनता है। अगर जो है जैसे हम एक, यहां डबल बॉन्ड है, यहां रेजोनेंस नहीं है, अगर हम कॉन्जुगेशन में 2 डबल बॉन्ड करते हैं, ये अब रेजोनेंस बढ़ गया, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 120 किलो जूल पर मोल था, तो इसका 8 किलो जूल पर मोल, इसका 2 टाइम्स से 8 किलो जूल पर मोल कम होता है। 2 टाइम्स करेंगे तो 240 होगा, 240 में से 8 घटा दीजिए, 232 किलो जूल पर मोल। तो इसकी स्टेबिलिटी, इसके एक कॉन्जुगेशन बढ़ने के से 8 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी घट जाती है। एक और बढ़ा दीजिए तो 16 घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका 151 घट जाती है। तो रेजोनेंस के आधार पर जितनी एनर्जी घटनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा बेंजीन में एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। अर्थात बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी के हीट ऑफ हाइड्रेशन को या बेंजीन की स्टेबिलिटी को हम केवल रेजोनेंस स्ट्रक्चर के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर से ध्यान दें, अगर हम साइक्लोहेक्सीन को लें और कॉन्जुगेटेड डाइईन लें, यहाँ कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के कारण एनर्जी में केवल 8 किलो जूल पर मोल की गिरावट आ रही है, जबकि यहाँ गिरावट कितने की है, 151 की है।
एक डबल बॉन्ड और बना दे, इसका 2 टाइम्स होना चाहिए 16 किलो जूल पर मोल, लेकिन यहाँ 151 है। अर्थात बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए केवल रेजोनेंस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रेजोनेंस से कहीं ज्यादा हम इस स्टेबिलिटी को रिच के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो देखा जाए आगे हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये देखते हैं। देखिए, अगर हम एक पॉइंट यहां पर लिखेंगे कि हम बेंजीन की इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को, या हम कहें बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी को, केवल हम कैलकुलेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इस प्रकार से कहें, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन cannot be explained by conjugation effect alone, by conjugation effect alone। केवल कॉन्जुगेशन इफेक्ट पर अकेले ही हम इस रेजोनेंस एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट एक देखिए, जरा सा मजेदार पॉइंट है। अगर हम साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन करें, एक डबल बॉन्ड है, तो यहां पर जो है इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, साइक्लोहेक्सेन मिलता है, तो हीट आउट होती है, हीट बाहर निकलती है, रिलीज होती है, रिलीज। लेकिन अगर आप बेंजीन के एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करते हैं, ये है, अगर आप एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करते हैं, एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, 2 डबल बॉन्ड आए, तो यहां हमें जो है हीट देनी पड़ती है। प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ठीक है। और कितनी हीट देनी पड़ती है, हीट यहां देनी पड़ती, हीट देनी पड़ रही है, इज सप्लाइड। यहां कितनी निकलती है, 120 किलो जूल पर मोल, और यहां हमें देनी कितनी पड़ती है, 24 किलो जूल पर मोल निकलती है, देनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, हीट निकलती है। और ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, हीट देनी पड़ती है। अर्थात हम इसकी स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं, स्टेबिलिटी को तोड़ रहे हैं, इतनी हीट दे रहे हैं ना। जब इसका एक डबल बॉन्ड हाइड्रोजनेट हुआ तो इतनी हीट एब्जॉर्ब किया, यानी इसके कंपैरिजन में इसका 24 किलो जूल पर मोल हीट ज्यादा है, अर्थात ये लेस स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये लेस स्टेबल है, अब ये क्या होगा, मोर स्टेबल। अब इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये जो है रेजोनेंस इफेक्ट या कॉन्जुगेशन इफेक्ट, कॉन्जुगेशन बढ़ने के कारण ऐसा हो जाता है, इसको आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते केवल कॉन्जुगेशन के आधार पर, ठीक है ना। अब आगे देखा जाए, इसके लिए हम लोग जो है देखिए कुछ और एनुलिन, अगर हम कुछ एनुलिन को कंसीडर करें। एनुलिन क्या होते हैं, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके पास अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, और ये प्लेनर होते हैं, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ एनुलिन्स को हम कंसीडर करें और उनकी स्टेबिलिटी को देखें, रेजोनेंस इफेक्ट को देखें, देखा जाए उनकी स्टेबिलिटी पर रेजोनेंस इफेक्ट का क्या, रेजोनेंस का क्या प्रभाव है, ये देखते हैं। तो आगे देखा जाए, अगर हम कंसीडर करें एनुलिन को, लेट अस कंसीडर एनुलिन। कुछ एनुलिन्स को कंसीडर करें, एनुलिन्स क्या है, ये जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है विद अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन
with alternate single double bond, alternate single double bond, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड के साथ ये जो है ये होते हैं। देखा जाए जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन, इसमें 4 कार्बन है ना, इसको हम 4 एनुलिन भी कहते हैं। 4 लिख दीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और एनुलिन। इसका मतलब कि 4 कार्बन का रिंग है, इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। बेंजीन को देखा जाए, इसमें भी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं और कितने कार्बन है 6, तो इसको हम 6 एनुलिन कहते हैं। 6 ब्रैकेट में भर दें और एनुलिन। इसके बाद इसी तरह से हमारे पास साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन और 2 4 6 8 है, इसको हम 8 एनुलिन कहते हैं। इसी तरह से साइक्लोडेकापेंटाइन देखा जाए, साइक्लोडेकापेंटाइन, साइक्लोडेकापेंटाइन, इसको हम 2 4 6 8 10 टोटल कितने हैं 10, तो 10 एनुलिन भी कहेंगे। इन सबको देखें, अगर हम इनकी स्टेबिलिटी को देखें तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि जिस तरह से बेंजीन में पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है, बेंजीन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते रहते हैं, रिजोनेंस शो करता है, उसी प्रकार से चूंकि ये भी प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इनमें भी डीलोकलाइजेशन यानी रिजोनेंस संभव है, इनमें भी रिजोनेंस संभव है। बेंजीन की तरह इनमें भी रिजोनेंस संभव है, क्योंकि ये सभी क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इनमें रिजोनेंस संभव है, तो इनमें भी बेंजीन की तरह, अगर बेंजीन की तरह ये भी प्लेनर है, बेंजीन की तरह इनमें भी रिजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का, तो बेंजीन की ही तरह इनमें भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब देखा जाए कि क्या इनमें स्टेबिलिटी होती है, तो आगे हम कहें बेटा दे, देखिए प्लेनर एनुलिन बेंजीन की तरह ही रिजोनेंस शो करेंगे, अर्थात इनमें भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होना चाहिए बेंजीन की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम कहें लाइक बेंजीन, साइक्लोब्यूटाडाइन और साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, हम कहें अदर प्लेनर एनुलिन, अदर प्लेनर एनुलिन also so resonance, ये भी रेजोनेंस शो करते हैं, इनको भी बेंजीन की तरह स्टेबिलिटी होना चाहिए। दे also should have स्टेबिलिटी लाइक बेंजीन, बेंजीन की ही तरह इनमें भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बट ये इनमें ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये स्टेबल नहीं है, ये जो है सिंपल रेजोनेंस शो करते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, बट दे आर not stable,
but they are not stable। अर्थात जो है बेंजीन की तरह इनमें रेजोनेंस नहीं पाया जाता, ठीक है ना। जो सिंपल रेजोनेंस है बेंजीन का हम ड्रा करते हैं केकुले स्ट्रक्चर, इनका ड्रा करना करेक्ट नहीं है। हम कहते हैं सिंपल केकुले स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर for the compounds is not correct। compounds is not correct, ये करेक्ट नहीं होता है, इनकरेक्ट। देखिए बेंजीन का हमेशा खींचते हैं केकुले स्ट्रक्चर, बेंजीन का केकुले स्ट्रक्चर, अगले में ये डबल बॉन्ड डिलोक्लाइज हो जाएंगे। बेंजीन के लिए ऐसा संभव है, ऐसा करेक्ट है, ये करेक्ट है बेंजीन के लिए, तो ये सही है। बट साइक्लो टेट्राडाइईन के लिए इस प्रकार का केकुले स्ट्रक्चर ड्रा करना करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ऐसा इनकरेक्ट है। इसी प्रकार से साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन का भी केकुले स्ट्रक्चर ड्रा करना करेक्ट नहीं है, ये है। अगला जो है इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा करना करेक्ट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट, यानी ये दोनों क्या है, इनकरेक्ट है, ये दोनों करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इनका हम इस तरह से केकुले स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकते जैसा बेंजीन का, क्योंकि इस डिलोकलाइजेशन से जो स्टेबिलिटी यहाँ मिलती है इस कंपाउंड को, वो यहाँ नहीं मिलती। इस इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइज होने से इलेक्ट्रॉन पेयर के यानी पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन के कारण बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन उसी कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, ये उतने स्टेबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जो डिलोकलाइजेशन यहाँ पर है वो इनके लिए पॉसिबल नहीं है, ये उस तरह का शो नहीं करते हैं, इनका केकुले स्ट्रक्चर ड्रा करना इनकरेक्ट होगा, नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, इसी के साथ साथ देखेंगे बेंजीन से डिफरेंट जो साइक्लोहेक्साटेट्राईन है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जो है, या हम साइक्लोटेट्राडाईन है, साइक्लो ब्यूटाडाईन है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, ये सभी जो है डायल सेल्डर अनसैचुरेटेड एल्कीन जैसा, यानी एल्कीन की तरह जो है डायल सेल्डर रिएक्शन शो करते हैं, अर्थात इनमें बेंजीन की तरह स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक लाइन लिख लीजिए, अनलाइक बेंजीन साइक्लो ब्यूटाडाईन and cyclooctatetraene undergo Diels-Alder addition Diels-Alder एडिशन रिएक्शन ये देते हैं, अर्थात इनकी बेंजीन लाइक स्टेबिलिटी नहीं है। डायल जैसे साइक्लो ब्यूटाडाईन ले, ये है, ये जो है ये देखा जा, ये जो है ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ अटैक करता है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ अटैक करता है, अर्थात इसमें जो है ये है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये आपस में एक दूसरे से यहाँ डबल
न्यू बॉन्ड बना के जुड़ गए और ये अपनी जगह है। इस प्रकार का एडिशन जो है, हम कहिए न्यू बॉन्ड है, ये न्यू बॉन्ड बना इनके बीच। इस प्रकार का एडिशन जो है होता है किसमें, साइक्लो ब्यूटाडाइईन में, साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन में डायल्स एल्डर एडिशन होता है, जबकि बेंजीन इस तरह का डाइमराइजेशन शो नहीं करता है। अर्थात इनमें वो स्टेबिलिटी नहीं है जो कि बेंजीन में है, इनमें बेंजीन से कम स्टेबिलिटी है, इनमें वो स्टेबिलिटी नहीं है जो कि बेंजीन में है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला। आगे जो है, अगर हम जो है देखें तो ये जो है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जो है, ये ब्रोमीन से CCl4 में, पोटेशियम परमैंगनेट से एक्वस मीडियम में ठीक उसी प्रकार से रिएक्ट करते हैं जिस प्रकार से डाइईन यानी कि एल्कीन रिएक्ट करता है, नॉर्मल एल्कीन, जो यह सजेस्ट करता है कि इनमें वो स्टेबिलिटी नहीं है जो कि बेंजीन में होता है, अर्थात ये बेंजीन से लेस स्टेबल है। फिर से ध्यान दीजिए, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन जो है डायल्स एल्डर रिएक्शन देता है, एल्कीन जैसा डाइमराइजेशन करता है, जबकि बेंजीन ऐसा नहीं करता। दूसरा, बेंजीन में ब्रोमीन का एडिशन CCl4 की प्रेजेंस में, CCl4 में, और KMnO4 द्वारा उसका हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होता है, लेकिन साइक्लोऑक्टाटेट्राईन इन रिएक्शंस को देता है। तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, अगला पॉइंट, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन also react with bromine, आयन, और जो है KMnO4 वाटर लाइक नॉर्मल एल्कीन, सामान्य एल्कीन जैसा। लेकिन बेंजीन इस रिएक्शन को शो नहीं करता है। ये क्या सजेस्ट करता है कि साइक्लोब्यूटाडाइईन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, इनमें बेंजीन जैसी स्टेबिलिटी नहीं है, इनकी स्टेबिलिटी बेंजीन से बहुत कम होती है। दिस सजेस्ट दैट स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइईन एंड cyclooctatetraene is much smaller, much less than the benzene। हम कहें कि केवल कॉन्जुगेशन होना ही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, बेंजीन की अतिरिक्त स्टेबिलिटी के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को जो है डिटरमाइन करते हैं। देखा जाए, अगर जो है हम साइक्लोऑक्टाटेट्राईन के स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन के इसकी स्ट्रक्चरल स्टडी से जब पाया गया कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होते, बल्कि टब शेप इनका कन्फर्मेशन होता है। इनकी रचना, इनका कन्फर्मेशन कैसा होता है, टब के आकार का होता है, जिसके कारण पुअर ओवरलैपिंग होती है एडजेसेंट, अगल बगल के p ऑर्बिटल्स का। देखिए, पहले एक्सप्लेन करते हैं कैसे, फिर जो है लिखते हैं। अगर हम साइक्लोऑक्टाटेट्राईन का स्ट्रक्चर की स्टडी करें, इसका जो है स्ट्रक्चरल फीचर देखें, तो ये पाया गया है कि इसका जो शेप है वो टब जैसा होता है। टब इस प्रकार का टब जैसा इसका शेप होता है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता है, टब की तरह होता है। ये है, यहां पर एक पाई बॉन्ड,
ये p ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करते हैं दोनों, एक पाई बांध बनाते हैं, ये ओवरलैप करते हैं, अगला पाई बांध बनाते हैं, ये ओवरलैप करते हैं, अगला पाई बांध बनाते हैं। 4 पाई बांध तो यहाँ बन रहा, 4 पाई बांध तो यहाँ बन रहा, लेकिन ये दोनों, ये देखिए, ये इस ऑर्बिटल का एक्सिस ऐसे है और इस ऑर्बिटल का एक्सिस ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है। इनका बहुत ही कम इंटरैक्शन होता है, इनका जो है बहुत ही कम, यानी कि नो, उनका ओवरलैपिंग हम कहें न के बराबर होता है, नो ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप नहीं करते, अर्थात इनका जो कॉन्जुगेशन, डिलोकलाइजेशन इसका इससे नहीं है, इधर भी नहीं है, ठीक है ना, जिसके कारण ये जो है सिंपल एल्कीन जैसा बिहेव करते हैं, बेंजीन जैसा यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, ठीक है ना। हम कहेंगे इसका कॉन्जुगेशन यहाँ पर नहीं है, नॉन कॉन्जुगेटेड जैसा ये बिहेव करते हैं, क्योंकि ये ओवरलैपिंग नहीं करते। कॉन्जुगेशन वहीं तक हम एक्सटेंडेड मानते हैं जहां ये ओवरलैप कर रहे हैं ऑर्बिटल, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है। तो एक लाइन देख लीजिए, स्ट्रक्चरल स्टडी शो दैट the conformation of, conformation का मतलब रचना, conformation of cyclooctave tetraene is not planar, but ये कैसा है, but टब से, ठीक है, टब शेप इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें जिसके कारण एडजेसेंट ऑर्बिटल्स के बीच, अगल बगल के ऑर्बिटल्स के बीच पुअर ओवरलैपिंग होती है, शेप विथ पुअर ओवरलैप ऑफ एडजेसेंट ऑर्बिटल, अगल बगल के ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पुअर होती है, जिसके कारण इसमें वो स्टेबिलिटी नहीं होती है जो कि बेंजीन में होती है। उस प्रकार का कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहाँ नहीं मिलता जैसा कि बेंजीन में होता है। और इसी के साथ ये हमने समाप्त किया। अब आगे हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखना है बेंजीन का, और यहाँ से हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। कल संडे को क्लास सस्पेंड रहेगी, मंडे को फिर हम लोग देखेंगे। आज की क्लास इसी पे बंद होगी।